डियर स्टूडेंट्स, आज हम पीजी सेमेस्टर 2 के पेपर साइकोपैथोलॉजी के अंतर्गत जनरलाइज्ड एंजाइटी डिजॉर्डर यानी सामान्यीकृत चिंता विकृति पर चर्चा करेंगे। आज पूरा विश्व कोविड-19 के प्रभाव से चिंतित है। इसका प्रभाव केवल शारीरिक ही नहीं है, बल्कि इसका बुरा प्रभाव मानसिक स्थिति पर बहुत अधिक है। ऐसी परिस्थिति में सामान्यीकृत चिंता विकृति या GAD का अध्ययन आवश्यक है। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर या सामान्यीकृत चिंता विकृति एक चिंता विकृति है। यह एक ऐसी विकृति है जिसमें रोगी चिरकालिक, अवास्तविक या अत्यधिक चिंता से ग्रस्त रहता है। इसे स्वतंत्र प्रवाही चिंता, फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी भी कहा जाता है। कार्सन तथा इसके साथियों का कहना है कि बार्लो ने इस विकृति की विशेषता को ध्यान में रखते हुए इस विकृति को मौलिक चिंता विकृति, बेसिक एंजाइटी डिसऑर्डर के नाम से पुकारा है। एग्रोफोबिया एंड सोशल फोबिया में चिंता तथा तनाव का संबंध किसी विशेष उत्तेजना या घटना से रहता है, लेकिन जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में चिंता या तनाव का संबंध एक घटना या उत्तेजना से न होकर अनेकों घटनाओं एवं उत्तेजनाओं का संबंध दीर्घकालिक चिंता, दुख तथा आशंकाओं से रहता है। नोलेन हॉक्सिमा के अनुसार इसके रोगी काल्पनिक घटनाओं की आशंका से पीड़ित रहते हैं, जैसे बच्चे भविष्य में बीमार हो सकते हैं, उनकी तंदुरुस्ती खराब हो सकती है। रोमल, मोलिना तथा बार्कोविक ने 1997 में नैदानिक अध्ययनों में पाया कि काल्पनिक घटनाओं के बुरे रूप से घटित होने की आशंका से रोगी चिंतित तथा घबराया रहता है। रोबिन्स तथा रिगर ने 1991 में अध्ययनों में पाया कि टोटल पॉपुलेशन के 4% व्यक्तियों में ही इस रोग के लक्षण पाए जाते हैं। बार्लो ने 1996 के अध्ययनों में पाया कि इस रोग का आगमन 15 वर्ष की अवस्था में सामान्यतः होता है तथा पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में इस रोग की होने की संभावना अधिक रहती है। DSM-4 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की जिंदगी में कम से कम गत 6 माह ऐसे बीते हों जिसमें अधिकतर अवधि में उसे अवास्तविक चिंता बना हुआ रहे, तो उसे निश्चित रूप से उसे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर का रोगी कहा जा सकता है। इसके रोगी में बेचैनी, जल्द थक जाना, चिड़चिड़ापन, हृदय गति का तीव्र होना, ध्यान केंद्रित कर सकने में असमर्थ रहना, नींद की कमी आदि लक्षण पाए जाते हैं। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर और GAD के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए मनोवैज्ञानिकों ने कुछ फैक्टर्स को महत्वपूर्ण माना है, जिसमें से बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोएनालिटिक फैक्टर्स, लर्निंग फैक्टर्स तथा कॉग्निटिव फैक्टर्स महत्वपूर्ण हैं। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के कारणों में हेरिडिटी को महत्वपूर्ण फैक्टर माना गया है। स्लेटर एंड शिल्ड्स ने अपने अध्ययनों में पाया कि इस रोग की उत्पन्न होने की संभावना उन व्यक्तियों में अधिक होती है जिनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई भी इसका रोगी होता है। साइकोएनालिटिक थ्योरी और फैक्टर्स के अंतर्गत नोलेन हॉक्सिमा ने फ्रायड के विचार को प्रस्तुत करते हुए यह बतलाया कि जिस व्यक्ति को अपनी इच्छा या विचार को प्रकट करने में भय लगा रहता है, ऐसे ही व्यक्ति में GAD का लक्षण पाया जाता है। साइकोएनालिटिक थ्योरी के अनुसार ईगो की इच्छाएं तथा ईड की इच्छाओं के बीच अचेतन संघर्ष के कारण जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर की उत्पत्ति होती है। लर्निंग फैक्टर्स के अंतर्गत व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने सामान्यीकृत चिंता विकृति की व्याख्या कंडीशनिंग के आधार पर किया है। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में व्यक्ति की चिंता बाह्य उद्दीपन से अनुबंधित होता है और ऐसे उद्दीपनों का रेंज काफ़ी अधिक होता है।
कॉग्निटिव फैक्टर्स और मॉडल के अनुसार चेतन तथा अचेतन विचार व्यक्ति में गंभीर संघर्ष एवं भय उत्पन्न करते हैं, जिससे इस रोग का आगमन होता है। किंडाल एवं इनग्राम बेक आदि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जब व्यक्ति किसी साधारण एवं नई परिस्थिति को भी तनावपूर्ण एवं धमकी भरा प्रत्याख्यान करता है तो उससे अनावश्यक उसकी चिंता बढ़ जाती है। ऐसे रोगी भविष्य के संभावित महाविपदा डिजास्टर के बारे में सोच कर परेशान रहते हैं। बाटलर एवं मैथ्यूज के अनुसार ऐसे रोगी अस्पष्ट उद्दीपनों को अधिक धमकीपूर्ण समझते हैं तथा अपने साथ अशुभ घटनाओं के होने की आशंका अधिक समझते हैं। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के रोगियों के ट्रीटमेंट के लिए बायोलॉजिकल और मेडिकल थेरेपी तथा कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। मेडिकल थेरेपी के अंतर्गत एंटी एंजाइटी ड्रग लेने से इस रोग के लक्षणों में कमी आ जाती है, लेकिन जैसे ही ड्रग को बंद करते हैं लक्षण पुनः लौट आते हैं। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के रोगियों के उपचार के लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और CBT का भी प्रयोग किया जाता है। अध्ययनों में पाया गया है कि CBT का प्रभाव मेडिकल थेरेपी की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। CBT का उपयोग एक अस्थायी समाधान के लिए किया जा सकता है।